नमस्कार दोस्तों। अब मैं आपके लिए एक सीरीज अलग से चलाई है, इंडियन जीके और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज में आज नया पड़ाव जो है मैं लेके आया हूं और जिसमें पहला क्वेश्चन है सिकंदर। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये हमें पता है कि सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण था, प्रथम विदेशी ये आक्रमण था जो कि 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। इसको बीसी भी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट। इसको क्या लिखा जाता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है जी। अब 326 ईस्वी में जब हमारे भारत में इसने आक्रमण किया तो ये कहां तक आ पाया था? ब्यास नदी तक, और यहीं से ये वापिस चला गया था। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिकंदर के बारे में ही कि सिकंदर जो है ये कहां का शासक था? तो ये मैसेडोनिया का शासक था। भारत आया, कौन सा पर्वत पार करके ये भारत आया? फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिंद कुंज पर्वत पार करके आया। बोलन दरा होगा। दरा कौन सा होगा? बोलन दरा होगा। ठीक है जी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसका जो घोड़ा था इसका नाम क्या था? बुकेफेलस। इसके घोड़े का नाम था बुकेफेलस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से जो हमें पूछा जा सकता है, गुरु। इसके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। और जब ये भारत आया, जब इसने आक्रमण किया, इसका सामना होता है पोरस। इसका सामना किससे होता है? पोरस से। अब पोरस जो है इसके साथ बड़े जोरों शोरों से लड़ता है, लेकिन इसको पोरस को हार माननी पड़ जाती है और इनमें संधि हो जाती है। और संधि का नाम जो है उसे क्या बोलते हैं? हाइडेस्पीच की संधि। हाइडेस्पीच की संधि ये पूछा जाता है किसके बीच हुई थी? तो ये जो है ये हुई थी पोरस और सिकंदर के बीच। और जब ये यहां से वापिस गया स्थल रास्ते से ये यहां से वापिस गया था। और ये भी माना जाता है कि जब ये भारत पहुंचा था तो सबसे पहले इसने समंदर देखा था, उससे पहले इसने समंदर कभी नहीं देखा था। तो ये हमारे पास सिकंदर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करवाए। अब दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत जो है ये किसकी रचना है? मेघदूत जो है ये कालिदास की रचना है। मेघदूत जो है वो किसने लिखी है? कालिदास। कालिदास जो है ये संस्कृत कवि हैं, नाटककार भी बोल देते हैं, नाटककार। और इनके जो दूसरे जैसे कुमार संभव है, मालविका अग्निमित्रम है, ये इनके दूसरे नाटक जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हैं। और पूछा जाता है कि ये किसके दरबारी थे? तो ये जो है चंद्रगुप्त दो के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त दो के। अब चंद्रगुप्त दो जो है इनको और किस नाम से जाना जाता है? ये हमने याद रखना है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, इनको किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य। ठीक है जी। और जो ये जो कालिदास हैं इनको बोला जाता है भारतीय शेक्सपियर। भारतीय शेक्सपियर, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय शेक्सपियर जो है वो किसे कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है? अभी की बात हो रही है। तो ये जो है ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहां है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। और सिंध जो है ये सिंधु नदी के आसपास का एरिया है।
तो मोहनजोदड़ो भी जो है किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के पास है? सिंधु नदी के किनारे है। 1922 में इसको खोजा गया था। मोहनजोदड़ो जो है 1922 में खोजा गया था। और खोजने वाले कौन थे? रखालदास बनर्जी। जिन्होंने इसको ढूंढा था वो कौन थे? रखालदास बनर्जी। अब देखिए, मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा स्थल जो है कहां का? हड़प्पा सभ्यता का। सबसे बड़ा जो है स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। यहां से हमें कांस्य की नृत्यकी मिली है, सूती वस्त्र मिले हैं। सबसे जो बहुमूल्य चीजें हैं वो कांस्य नृत्यकी यहां से मिली है, सूती वस्त्र मिले हैं, और हमें पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है। पशुपति शिव की मूर्ति भी यहां से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह सती प्रथा। सती प्रथा का अंत जो है वो किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था। और जो भारतीय नेता थे, भारतीय जिन्होंने इसके लिए बहुत जोर दिया था, वो थे राजा राम मोहन राय। वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है जी। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है इनका भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गवर्नर जनरल थे ये भारत के, और ठगी प्रथा थी एक, उसका भी दमन किया था इन्होंने। ठगी प्रथा का दमन 1830 में किया था। यह कब किया था? 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा का दमन किया था। अब देखिए 1830, 31, 32, 33, तो हमारे पास यहां आता है चार्टर्ड एक्ट। यहां पे क्या आ जाता है? चार्टर्ड एक्ट आ जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने मानव बलि, भ्रूण हत्या पर भी रोक लगाई। मानव बलि और भ्रूण हत्या पर भी रोक लगाई। राजा राममोहन राय की बात हुई है, तो राजा राममोहन राय के बारे में हम इतना याद रखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की है। समाज की स्थापना। ठीक है जी। ये हम यहां से क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास 1857 की क्रांति जब हुई तो उस वक्त दिल्ली में नेता, जो स्वाभाविक नेता है, वो किसको माना गया? तो अल्टीमेटली उस वक्त हमारे पास बहादुर शाह जफर है, जो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, फिर भी उसको हमने लीडर माना, और हमारी क्रांति जो है उस वक्त दब गई। अगर वो क्रांति जो है वो सफल हो जाती तो शायद हम उसी वक्त आजाद हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहादुर शाह जफर को हमने इस वक्त क्या मान लिया? अपना लीडर मान लिया। अब 1857 की जो क्रांति है ये स्टार्ट कब हुई? 10 मई 1857। अब इसके पीछे रीजन क्या थे? तो इसके पीछे जो रीजन था वो अंग्रेजों ने एक राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस की थी, इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल। और इस पे जो कैप लगी थी वो मांस की लगी हुई थी, और भारतीयों ने जो है उसे मुंह से खोलना पड़ता था, और भारतीयों ने उसे खोलने से इनकार किया। और इसमें सारी जो प्रक्रिया थी, इसमें लीडर बने मंगल पांडे। कौन बने? मंगल पांडे, जिनको बाद में फांसी दी जाती है। 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी जो है वो मंगल पांडे को दी जाती है। फिर उसके बाद है हमारे पास अलग अलग जगह पे जो है वो रिवोल्ट हुए। तो हमसे पूछा जा सकता है कि लखनऊ में रिवोल्ट किसने किया? हजरत महल। अपने अल्पकालीन बच्चे को इन्होंने राजा घोषित किया और खुद जो है वो लड़ाई की। फिर झांसी आ जाएगा।
हमें पता है लक्ष्मीबाई। एक्चुअली लक्ष्मीबाई जो है, इनके लड़ाई करने का या इनके 1857 की क्रांति के पीछे हिस्सा लेने के पीछे क्या कारण थे? इनके जो पति थे उनकी मृत्यु हो जाती है और इन्होंने जो है निसंतान मृत्यु हो जाती है। और लॉर्ड डलहौजी की हमारे पास एक नीति है, लैप्स की नीति। उसमें क्या है? उसमें यह है कि जिस राजा का राज्य निसंतान रहेगा या फिर जिस राजा की मृत्यु निसंतान हो जाएगी, उसकी सारी जो संपत्ति है या फिर उसका शासन जो है वो अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा, मतलब वो लैप्स हो जाएगा। अब ये बात जो है वो रानी को मंजूर नहीं थी। इन्होंने एक दत्तक बच्चा जो है गोद लिया और उसके बाद जो है अंग्रेजों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। तो लक्ष्मीबाई जो है वो तलवार लेके मैदान में आती हैं और अंग्रेजों को धूल चटाती हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास झांसी हो गया, कानपुर। अब कानपुर में कौन है? नाना साहेब। तांके टोपे। कानपुर से कौन है? नाना साहेब और तांते टोपे। ठीक है जी, तो ये हमने याद रखने हैं 1857 की क्रांति के। और इसमें एक आप याद रख सकते हो कि 1857 की क्रांति जो है इसका दमन किसने किया? कैनिंग ने। और ये भी क्वेश्चन फिर पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। जो अपनी का रूल खत्म होगा, क्राउन के अंडर आ जाएगा भारत का सारा शासन और फिर इसी को लॉर्ड जो हमारे पास कैनिंग है इसी को बना दिया जाएगा पहला वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो यह नारा दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया जिनका बचपन का नाम था मूल शंकर। जिनके बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया और इसकी एक स्थापना की है आर्य समाज। ब्रह्म समाज की हमने पढ़ा, आर्य समाज ये हो गया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की है। और कब की है? 1875। कब की है? 1875। ठीक है जी। अब इनको एक नाम से जाना जाता है, इनको बोला था हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर। हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर इनको कहा जाता है। ठीक है जी। अब इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था इसी में, शुद्धि आंदोलन। अब ये क्या था? शुद्धि आंदोलन था कि जो हिंदू भटक चुके हैं या जिन्होंने किसी इन्फ्लुएंस में आके अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है, उनके लिए एक मौका था दोबारा हिंदुइज्म में आने का। तो उनको दोबारा से हिंदुइज्म में लाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, शुद्धि आंदोलन। उसको कहा गया था शुद्धि आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध जो है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ दिया था। कहां दिया था? सारनाथ। अब देखिए, महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम है ये बहुत बार हमसे पूछा जाता है। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है जी। फिर इनका गुरु हमसे पूछा जाता है अलार कलाम। इनके गुरु का नाम जो है ये क्या है? अलार कलाम। इनका जन्म जो है ये कहां हुआ? कपिल वस्तु। लुम्बिनी, नेपाल। जो इनका जन्म स्थल है वो कपिल वस्तु है, लुम्बिनी अभी नेपाल में है। अब 3 टर्म जो है इनकी हमने याद रखनी है। 1 टर्म, 2 और 3। ये क्या है? पहली है, पहली जो हमारी होगी वो महाभनीश कर्मण है। महाभनीश कर्मण। ये क्या है? जब इन्होंने गृह त्याग किया, जब घर छोड़ के गए, तो उस प्रक्रिया को हमने क्या कहा? महाभनीश कर्मण। दूसरा, धर्म चक्र परिवर्तन। अब ये क्या है?
जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको जो उस घटना को नाम दिया गया वो धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया। तीसरा, महाभनीश कर्मण। ये क्या है? तो महाभनीश कर्मण है जब इनका निर्वाण हो गया, जब इनकी मृत्यु हो गई, जब इनको साल्वेशन मिल गया, तो उस चीज को हमने, उस घटना को हमने कहा महाभनीश कर्मण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? तो कलिंग युद्ध जो है वो 261 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था, अशोक ने लड़ा था। और यही युद्ध था जब अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। हृदय परिवर्तन इसी युद्ध में होता है। इस युद्ध में बहुत सारा रक्तपात होता है, और जब लास्ट में ये देखता है, निरीक्षण करता है, तो इसका हृदय एकदम से परिवर्तित हो जाता है। तो उस वक्त इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, धम्म को। किसको अपना लिया था? बौद्ध धर्म के धम्म अपनाया था इसने, धम्म अपनाया। ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास कलिंग। कलिंग की राजधानी, कलिंग जाना किस लिए जाता था? तो ये जाना जाता था हाथियों के लिए। किसके लिए जाना जाता था? हाथियों के लिए। कलिंग की राजधानी थी तोसली। कलिंग की राजधानी क्या है? तोसली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग की राजधानी तोसली। अब हमें कैसे पता चलता है कि हमें कैसे पता चलता है कि 261 जो है वो युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था? अब देखिए, अशोक का 13वां जो अभिलेख है वहां से हमें पता चलता है। मतलब के 13वें अभिलेख से हमें किसका ज्ञान होता है? कलिंग युद्ध का। और कलिंग युद्ध हुआ है 261। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, अशोक के शासन के किनवें वर्ष, 8वें वर्ष जो है कलिंग युद्ध हुआ है। 8वें वर्ष क्या हुआ है? कलिंग युद्ध। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्राक्षर लिपि। कौन सी लिपि है? चित्राक्षर। इसी को हम बेस्टोफेडन स्टाइल ऑफ राइटिंग बोलते हैं। मतलब जो उल्टी लिखी जाती है, इधर से इधर लिखी जाती है, हम तो इधर लिखते हैं, ये इधर से इधर लिखते हैं। ठीक है जी। और इसमें सबसे ज्यादा जो है, जो साइन यूज किए गए हैं, ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है, पढ़ी नहीं गई है। इसमें एक यू टाइप का साइन और एक मछली का जो साइन है वो ज्यादा यूज किया गया है। ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लगभग 50 के क्वेश्चन, करीब क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ज्यादा है 50 से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।